क्या आप जानते हैं आपकी बैटरी एक एनर्जी की सोर्स है। अगर बैटरी एनर्जी की सोर्स है तो वो पावर क्या होती है? बैटरी एनर्जी की सोर्स होती है, बहुत बार मैंने बताया वीडियो में और आपने भी सुना। बैटरी के पास अगर एनर्जी है तो पर सेकंड वो कितनी एनर्जी डिलीवर कर रही है। बैटरी होनी ज़रूरी ही क्यों है? अगर एक बार इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगे तो वो रुक क्यों जाते हैं? इंजन के ऊपर वो कितने हॉर्स पावर का है ये क्यों लिखा हुआ होता है? एक बल्ब की अगर मैं बात करूं तो उसके ऊपर वो 60 वॉट क्या लिखा होता है? तो इन सभी बातों के सवाल मिलने वाले हैं। जल्दी से कॉपी पेन निकालो और शुरू करते हैं। तो बाबा एक कंडक्टर की बात करते हैं। एक कंडक्टर की अगर हम बात करें तो उस कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसकी बातें हम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं लेकिन मैं भीड़ नहीं करना चाहता। तो मैंने सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन कंसीडर किए। तो रेजिस्टेंस भी हम पढ़ चुके हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चलना शुरू करे तो इसकी टक्कर हो जाती है। जो यहां पर कौन बैठा हुआ है? आयन बैठा हुआ है। तो यहां पर मैंने एक बैटरी लगाई। मैंने क्या लगाई? बैटरी। तो इस बैटरी ने इसको इतनी एनर्जी दी कि ये इस वाले पॉइंट से चलकर यहां तक पहुंच जाए। ये वाला लोअर पोटेंशियल पॉइंट है और ये वाला हायर पोटेंशियल पॉइंट है। सोच के देख कि तूने एक बार बाइक स्टार्ट करी और तू उसको दौड़ा के 60 किलोमीटर पर आवर तक ले गया और उसके बाद तू इंजन ऑफ कर दे, क्या वो धीरे 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 रुक ही जाती है? तो वहां पर कौन है जो उसको रोक रहा है? वो है रोड की फ्रिक्शन। तो यहां पर अगर एक बार बैटरी ने इलेक्ट्रॉन को चला दिया, उसको रोकने वाले कौन है? रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस किससे आ रहा है? आयन से आ रहा है, एटम से आ रहा है, मॉलिक्यूल से आ रहा है। वो बीच रास्ते में आ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन उनसे टकरा जाता है। बात समझ आ गई क्या? तो इलेक्ट्रॉन उनसे टकरा जाता है और वो रुक जाते हैं। तो बैटरी कंटिन्यूस एनर्जी इसको प्रोवाइड करती है। तो मुझे एक बात समझ में आ गई, अगर मैं चाहता हूं कि मेरे इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली सर्किट में घूमते रहें तो जरूरी है कि वहां पर कोई एनर्जी सोर्स हो जो कंटिन्यूसली एक एनर्जी को डिलीवर करे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर बैटरी कंटिन्यूस एनर्जी डिलीवर करेगी तो क्या पर यूनिट टाइम कितनी एनर्जी डिलीवर कर रही है इसकी बात कर सकते हैं हम। तो ये बात आ गई पार की। किसकी बात आ गई? पार। तो जल्दी से हम किसको सीखते हैं? पार को। रिवीजन करवा रहा हूं। 9th क्लास में हमने देखा था कि पार क्या होता है। पार होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। तो वर्क डन डिवाइड बाय टाइम क्या है? ये है पार। तो वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो इसकी जूल पर सेकंड की जो कंबाइन यूनिट है उसको मैं क्या कह देता हूं? वॉट। वॉट। तो बाबा पार की यूनिट क्या हो गई? वॉट। तो टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, यानी कि एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो ये वाली जो बैटरी है पर सेकंड जितनी एनर्जी डिलीवर कर रही होगी, पर सेकंड जितनी एनर्जी डिलीवर कर रही होगी वही उसकी पार कहलाती है। तो मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूं, रेट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड पर यूनिट टाइम। तो रेट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड पर यूनिट टाइम ये पार है। तो मेरी बात को सुनो बहुत ध्यान से कि बैटरी को कंटिन्यूअस एक पर्टिकुलर अमाउंट की एनर्जी डिलीवर करनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई क्या? तभी ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस मूवमेंट में रहेंगे। अगर एक बार बैटरी ने थोड़ी सी एनर्जी दे दी और इलेक्ट्रॉन को कहा ले अब तो तू चल गया, अब मैं हट जाता हूं, तो इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा, तो करंट रुक जाएगा।
for the continuous flow of electrons, or we can say for the continuous flow of current, battery must deliver a fixed amount of energy per unit time. तो यही बातें आप जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करो. For the continuous flow of current or for the continuous flow of electrons, battery must deliver a fixed amount of energy per unit time. बात समझ में आ गई है? तो इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को मेंटेन करने के लिए बैटरी को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी हमेशा डिलीवर करते रहनी होगी. क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक है. तो बैटरी की पावर होती है बाबा. अब मेरी बात सुनो. क्या? तो ध्यान से सुनो कि मैंने आपसे ये कहा कि यहां पर रेजिस्टेंस है, मतलब एक फ्रिक्शन है. मतलब क्या है? एक फ्रिक्शन है, काइंड ऑफ रेजिस्टेंस है ये इनकी वजह से, जिसके लिए मैकेनिकल एनर्जी चाहिए जो उनको ओवरकम कर सके. तो बहुत ध्यान से सुनो. यहां पर वर्क डन के लिए मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं, कुछ समझाना चाहता हूं. मान लेते हैं कि ये वाला पोटेंशियल, ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल हाई पोटेंशियल है और ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल लो पोटेंशियल है. तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि पॉजिटिव चार्ज हाई टू लो चला जाता है अपने आप, और नेगेटिव चार्ज लो टू हाई चला जाता है अपने आप. ठीक है, ये वाली बात मैंने आपको बताई थी. तो यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस. क्या बोला? पोटेंशियल डिफरेंस. मान लेते हैं कि इन दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, प्लस माइनस. इस पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है? आप पहले सीख के आ चुके हैं. वर्क डन पर यूनिट चार्ज. जितने चार्ज को मूव किया उतने चार्ज से डिवाइड कर देंगे, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल है. बात समझ में आ गई क्या? और अगर मैं B2A मूव कर रहा हूं Q चार्ज को, अगर मैं B2A मूव कर रहा हूं Q चार्ज को, तो ये डेल्टा V आ जाएगा. बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा इन दोनों के बीच का. तो यहां पे जो वर्क डन है ये किसने किया होगा? बैटरी ने. अगर यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन्स को ले जाना है तो बैटरी ने कुछ वर्क डन किया कि नहीं? तो ये है, तो यहां से यहां तक ले जाने के लिए बैटरी ने वर्क डन किया कि नहीं? तो ये जो वर्क डन है पर यूनिट चार्ज, यही पोटेंशियल डिफरेंस है. तो यहां पर ये जो बैटरी लगी है ये V है, और जो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक लाने में वर्क डन हुआ मैंने उसको W मान लिया. और कितना चार्ज यहां से यहां तक आया? Q. कितना आया? Q चार्ज मान लेते हैं एक बार के लिए इधर से इधर तक आया. तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज. ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला यहां से क्या निकल के आएगा? वर्क डन का फॉर्मूला आएगा Q इंटू V. कितना आएगा? Q इंटू V. ये क्या आ गया? वर्क डन का फॉर्मूला. और हमारे पास जो पावर का फॉर्मूला बनता है वो क्या होता है? वर्क डन डिवाइड बाय टाइम. क्या होता है? वर्क डन डिवाइड बाय टाइम. तो यहां पर हम अपने फाइनली पावर का फॉर्मूला देखते हैं कि पावर क्या होता है? वर्क डन डिवाइड बाय टाइम. अगर मैं यहां पे वर्क डन का फॉर्मूला लिख दूं Q इंटू V डिवाइडेड बाय T, तो Q बाई T क्या होता है? करंट. तो ये क्या फॉर्मूला आ गया? I इंटू V. ये क्या फॉर्मूला आ गया? I इंटू V. तो पावर का फॉर्मूला क्या बन गया बाबा? VI. तो पावर का फॉर्मूला क्या बन गया? V इंटू I. पोटेंशियल डिफरेंस इंटू I. तो पावर का फॉर्मूला क्या बन गया बाबा? P इज इक्वल्स टू V इंटू I. ये आ गई आपकी पावर. समझ में आया आपको? तो पावर का फॉर्मूला क्या आ गया? V इंटू I. सर मैं तो जानता हूं कि पावर वोल्टेज जो होता है ओम्स लॉ से IR होता है. तो बिल्कुल सही बात है, मैं इसको IR लिख सकता हूं और यहां पर I लिखा रहने दे सकता हूं. मैं इसको रब कर रहा हूं. ठीक है, तो यहां पर क्या फॉर्मूला बन गया? I स्क्वायर इंटू R. सर अभी तो आपने बोला था VI है फॉर्मूला, और अभी आप बोल रहे हो I स्क्वायर R है. बाबा दोनों ही फॉर्मूले सही हैं. और एक और फॉर्मूला भी हो सकता है. ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई I को V बाय R लिख दे. तो एक फॉर्मूला कौन सा है? VI. और एक फॉर्मूला कौन सा? I स्क्वायर R. और ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई VI में V बाय R पुट कर दे I को. तो अगर किसी ने ऐसा किया तो यहां पे क्या फॉर्मूला बन जाएगा? V स्क्वायर अपॉन R. तो कितने फॉर्मूले आ गए? 3 फॉर्मूले आ गए. एक आया VI, एक आया V स्क्वायर बाय R और एक आया I स्क्वायर R. तीनों फॉर्मूलों को लिख ले, नोट कर ले, इधर दिमाग में चिपका ले.
क्या बोला वी आई, क्या बोला वी आई, क्या बोला आई स्क्वायर आर, क्या बोला वी स्क्वायर बाय आर। बात समझ में आ गई क्या? बहुत शानदार, तीन फॉर्मूले हमारे पास आ गए। सर मुझे थोड़ा सा रिवाइज करवा दो कि अभी हमने क्या सीखा। तो मैंने कहा कि जिस कंडक्टर की हम बात कर रहे हैं उस कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, उससे फ्लो होने वाला करंट I है और उसका रेजिस्टेंस R है। तो इसने कितनी पावर कंज्यूम की होगी, सॉरी इसने कितनी पावर डिलीवर करी होगी, या यहां पे कितनी एनर्जी पर सेकंड कंज्यूम हो रही होगी। तो उसके फॉर्मूले तीन हैं। पावर इज इक्वल टू उसके थ्रू फ्लो होने वाला करंट और उसके क्रॉस आने वाला पोटेंशियल डिफरेंस VI, उसका रेजिस्टेंस और उसमें फ्लो होने वाला करंट I स्क्वायर R, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और उससे फ्लो होने वाला करंट और रेजिस्टेंस R। तो एक फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, V स्क्वायर बाय R। क्या तीनों फॉर्मूले आपके पास आ गए? ठीक है, तो यहां पे बात हो जाती है हमारी पार की। पार की बात खत्म होगी, बस इतना ही सीखना है। ठीक है, तो बेसिकली करंट के तीन इफेक्ट्स होते हैं। मैं रब करने वाला हूं तो जल्दी से नोट कर, फिर आगे बात करते हैं। रबिंग कट कर दूंगा मैं सारी। क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलना। पहले वाली वीडियो में रबिंग कट नहीं की हमने, की थी? अच्छा, तो करंट के बेसिकली तीन इफेक्ट्स हमारे पास आते हैं, बहुत ध्यान से सुन। एक आता है हीटिंग इफेक्ट, एक क्या आता है, हीटिंग इफेक्ट आता है, एक आता है केमिकल इफेक्ट और एक आता है मैग्नेटिक इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो करंट के तीन इफेक्ट आते हैं, किसकी वजह से आ रहे हैं ये, ड्यू टू करंट। और कौन सा करंट, इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो हम इसमें से ये वाला डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा डिस्कस करने वाले हैं, ये हीटिंग इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के नाम से ही है। सर केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट, बाबा ये केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है आपको? तो फिलहाल हम यहां पर कौन सा डिस्कस करने वाले, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। कौन सा डिस्कस करने वाले हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अरे कौन सा डिस्कस करने वाले हैं यार, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो बात सुन, तो ध्यान से सुन, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट है क्या। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, बहुत ध्यान से सुन, कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से बैटरी से एनर्जी लेकर आया, यहां से एनर्जी लेकर आया और यहां पे चला, और यहां आते आते एनर्जी अपनी सारी डाउन कर देता है। ये कौन सा है, हाई पोटेंशियल, और ये कौन सा है, लो पोटेंशियल। मैं तुझे आज के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं ये इतना डेप्थ में जाके, मैं तुझे 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ा रहा हूं कि जिस दिन तू 12th में आए तो तुझे फिजिक्स समझने में दिक्कत ना हो। यही है बेसिक्स। तो यहां पे अगर तेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो 12th में आके तुझे कुछ दिक्कत नहीं होगी, और बहुत जरूरी है, ये बेसिक्स हैं। तो बहुत ध्यान से सुन, इलेक्ट्रॉन जब यहां से बैटरी से कुछ एनर्जी लेके आया और यहां आते आते उसने एनर्जी अपनी सारी खत्म कर दी और फिर से वो एनर्जी गेन करेगा, तो बहुत ध्यान से सुन, ये एनर्जी गई कहां, क्या कंडक्टर ने कंज्यूम कर ली, क्या कंडक्टर ने एनर्जी को पी ली, नहीं, जो उसका रेजिस्टेंस है उसको ओवरकम करने में खर्च हो गई। बात समझ में आ गई क्या? अब जो एनर्जी यहां पर एब्जॉर्ब हो जाती है हम उसे हीट की फॉर्म में बता देते हैं। और कभी कभी हमने देखा भी होगा कि जो आयरन होती है, जैसे कि तू प्रेस की बात कर, तू अपने कपड़े प्रेस करता है ना, या तू अपने पुराने टाइम के बात कर, इलेक्ट्रिक गीजर हुआ करते थे, तो तू बटन ऑन कर देता था तो पानी गर्म हो जाता था। और आज भी इमर्शन रॉड होती है, तो उसको लगा दे तो पानी गर्म हो जाता है। या तू सर्दियों में जो हाथ सेकता है वो इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं, तो क्या वहां पे भी वो इलेक्ट्रिक करंट से ही हीट जनरेट कर रहे होते हैं? एग्जैक्टली। तो वहां पर बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है। क्या बोला? बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है। और जब करंट उसके अंदर से फ्लो हो रहा होता है तो बहुत सारी एनर्जी लगती है यहां से इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराने में। बात समझ में आई आपको? तो वो जो एनर्जी इसने कंज्यूम कर ली वो यहां पे हम इसके
हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के नाम से जानते हैं। तो सर कितनी एनर्जी कंज्यूम कर लेगी? मैंने कहा जितनी ये डिलीवर कर रहा है पर सेकंड, वो पर सेकंड कहीं ना कहीं जाके कंज्यूम भी तो कर रही होगी। तो पर सेकंड जितनी एनर्जी डिलीवर कर रहा है पर सेकंड उतनी एनर्जी यहां पर कंज्यूम भी हो रही है। बात समझ में आई आपको? तो हम यहां पे थोड़ा सा फॉर्मुलेशन देखते हैं, बहुत बेसिक है, जल्दी से देख। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पर सेकंड जितनी एनर्जी ये बैटरी डिलीवर कर रही है पर सेकंड उतनी ही एनर्जी ये कंज्यूम कर रहा है। तो अभी तो देख के आए हम पीछे कि कितनी एनर्जी वो डिलीवर कर रहा होता है पर सेकंड। VI ये पार ही तो है, और पार क्या होती है? एनर्जी डिलीवर्ड पर सेकंड बाय बैटरी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो बैटरी पर सेकंड डिलीवर कर रही है वो कितनी है? VI। क्या वही कंज्यूम हो रही होगी यहां पे कंडक्टर में? एग्जैक्टली वही कंज्यूम हो रही है। बात समझ में आई? तो बहुत ध्यान से सुनिए, तो पर सेकंड की आ रही है, क्या बोला? पर सेकंड। तो इसको मैं क्या कह सकता हूं? वर्क डन पर सेकंड, वर्क डन पर सेकंड। तो वर्क डन पर सेकंड कितना है? VI। यही वर्क डन यहां पर हीट की फॉर्म में नजर आता है पर सेकंड। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं? हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकंड। ये वर्क डन किसका है? वर्क डन बाय बैटरी पर सेकंड। और ये क्या है? हीट प्रोड्यूस्ड इन कंडक्टर पर सेकंड। तो ये दोनों बातें एक हैं। जितना वर्क डन पर सेकंड बैटरी कर रही है उतना ही हीट ये कंडक्टर प्रोड्यूस कर रहा है पर सेकंड। तो यही वर्क डन हीट प्रोड्यूस्ड के बराबर है। तो यहां पे किसकी इक्वल आ गया? V इंटू आई के इक्वल आ गया, यानी कि आई स्क्वायर आर के ही इक्वल आ गई। लेकिन ये तो पर सेकंड है। तो सर अगर पर सेकंड पता लग जाए तो क्या मैं टी टाइम में पता लगा सकता हूं? बहुत आराम से पता लगा सकता है। बहुत ध्यान से देख कि अगर पर सेकंड हीट प्रोड्यूस पता लग रही है तो हीट प्रोड्यूस्ड इन टी टाइम। अगर तुझे एक आम की कीमत पता लग गई, क्या 10 की निकाल ले, क्या 100 की निकाल ले, क्या 50 की निकाल ले, तो पर सेकंड की अगर आई स्क्वायर आर थी तो टी सेकंड की कितनी होगी? आई स्क्वायर आर टी। इसको याद कर बाबा, 4 बार बोल जल्दी से। आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। तो हीट प्रोड्यूस पर सेकंड कितनी है? आई स्क्वायर आर टी। अगर किसी कंडक्टर से फ्लो होने वाला करंट आई है और उसका रेजिस्टेंस आर है और टी टाइम तक वो करंट फ्लो हुआ तो कितनी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी? आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। बात समझ में आ गई क्या? आई स्क्वायर आर टी। बहुत ध्यान से सुन इस आई स्क्वायर आर टी के बारे में। तो ये हीट क्या हो गई? आई स्क्वायर आर टी हो गई। बाबा बहुत ध्यान से सुन, मजा आने वाला है। तो जो हीट उस कंडक्टर में प्रोड्यूस हो रही है वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, यानी कि heat produced in conductor is directly proportional to the square of the current. Heat produced in conductor is directly proportional to the square of the current, directly proportional to the resistance, directly proportional to the time duration for which current flown through that circuit. बात समझ में आ गई क्या? तो इसका मतलब ये है, अगर करंट को मैंने 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, अगर करंट को मैंने 2 टाइम्स कर दिया बेसिकली, तो हीट प्रोड्यूस कितनी हो जाएगी? 4 टाइम्स। हीट प्रोड्यूस कितनी हो जाएगी? 4 टाइम्स हो जाएगी। बात समझ में आई? अगर रेजिस्टेंस को 2 टाइम्स कर दिया गया तो हीट भी 2 टाइम्स हो जाएगी। समझ में आया क्या? और अगर पहले 1 घंटे के लिए हमने बल्ब ऑन किया था तब जितनी हीट प्रोड्यूस हुई थी, और अगर अभी मैंने 2 घंटे के लिए कर दिया, मतलब डबल कर दिया, अगर मैंने टाइम को भी डबल कर दिया तो हीट प्रोड्यूस भी डबल हो जाएगी। लेकिन करंट के साथ ऐसा नहीं है। अगर आप करंट को डबल करोगे हीट प्रोड्यूस 4 टाइम्स हो जाएगी, अगर थ्राइस कर दोगे तो 9 टाइम्स हो जाएगी। बात समझ में आएगी आपको? तो उम्मीद है कि आपको हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट समझ में आ गया होगा। मैं जल्दी से समराइज करता हूं 2 लाइन में कि कंडक्टर में रेजिस्टेंस है, कंडक्टर में आयंस है, कंडक्टर में बहुत सारी चीजें हैं जिनसे जाते हुए इलेक्ट्रॉन टकराता है। तो उस कोलिजन के बाद इलेक्ट्रॉन ना रुके, बैटरी कंटिन्यूअस एक एनर्जी डिलीवर करती रहती है। समझ में आ गया आपको? तो पर सेकंड जो एनर्जी डिलीवर कर रही है बैटरी, वो इलेक्ट्रिकल पार्ट डिलीवर्ड बाय बैटरी है। बात समझ में आई क्या? और वही एनर्जी जो पर सेकंड बैटरी डिलीवर कर रही है वो कंडक्टर में हीट की फॉर्म में नजर आने लगती है। बात समझिए, एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed। तो हमने क्या कहा कि जितनी एनर्जी पर सेकंड बैटरी ने डिलीवर करी उतनी ही एनर्जी पर सेकंड कंडक्टर ने भी एब्सॉर्ब कर ली, और वो किस फॉर्म में नजर आई? हीट की फॉर्म में नजर आई। बात समझ में आई आपको? तो यार 2 सवाल हैं यहां पर तेरे सामने, मैं सवाल समझाता हूं तो कॉपी कर लेना पॉज करके। 500 ओम, क्या बोला? 500 ओम इस वायर का रेजिस्टेंस है। ये जो वायर है मैंने इसको ऐसे खुरदुरा करके इसलिए दिखाया ताकि तू समझ जाए कि ये कोई आम वायर नहीं है,
इसका रेजिस्टेंस है कितना है 500 ओम है, और इसके अक्रॉस जो बैटरी लगी है वो 250 वोल्ट की लगी है। बात समझ में आ गई है? तो यहाँ पे तेरे से दो सवाल करे गए हैं कि एक तो हमें करंट बता दे कि यहाँ बैटरी से कितना करंट निकल रहा होगा, करंट प्रोड्यूस बाय बैटरी, और दूसरा बताना है कि 10 सेकंड अगर ऐसा चलता रहा, यहां पे बैटरी को मैं 10 सेकंड के लिए ऑन कर दूं तो कितनी हीट प्रोड्यूस कर देगा। तो बाबा जल्दी से देख, एक लाइन का सवाल है, पहला पार्ट, ये पार्ट ए है और ये पार्ट बी है। तो पार्ट ए, अगर तू करंट निकालना चाहता है तो कितनी करंट आ जाएगी यहां पर 250 डिवाइड बाय 500। कैसे पता लगा, कैसे पता लगा? ले 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 करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन आर, V अपॉन आर, V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर। तो यहाँ पे क्या है 250 और डिवाइड बाय कितना है 500, 0 से 0 कैंसिल और 25 2, तो कितना आ गया ये 1/2 बोले तो 0.5 एम्पेयर। तो कितना एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है, बैटरी से कितना करंट निकल रहा है 0.5 एम्पेयर। और अगर तेरे से पूछा जा रहा है कि हीट प्रोड्यूस्ड इन 10 सेकंड, तो ध्यान से देख हीट प्रोड्यूस्ड इन 10 सेकंड कितनी आएगी, आई स्क्वायर आर टी। अभी फॉर्मूला मैंने देखा है, इसको दिमाग में चिपका ले, इसको 4 बार बोला, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। तो यहां पर जल्दी से वैल्यू पुट कर 0.5 का स्क्वायर, और रेजिस्टेंस कितना है ध्यान से देख 500, और कितने सेकंड तक ये फ्लो हो गई 10 सेकंड तक ये फ्लो हो रही है। तो 0.5 का स्क्वायर कितना आ गया 0.25, और यहां पर कितना आ गया ये 5000, कितना आ गया ये 5000। बात समझ में आ गई क्या? जल्दी से देख, तू कैलकुलेशन कर ही लेगा, इसका आंसर जो भी आ जाए वो तेरा आंसर है, ठीक है। मल्टीप्लाई तो करना जानता होगा, लेकिन इतना ध्यान रखना कि ये जूल है, कितनी हीट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, इतनी हीट एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और इतने जूल्स है। इस सवाल को देख, इस सवाल को देख, पॉज करके कॉपी कर, मैं सवाल समझाता हूं। ए से बी तक 96,000 कूलम चार्ज फ्लो करवाया जा रहा है। क्या बोला मैं? 96,000 कूलम चार्ज फ्लो करवाया जा रहा है ए से बी तक, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 50 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के बीच में, और कितनी देर में, 1 घंटे में। पॉज कर, सॉल्व करने की कोशिश कर। इतनी देर में कितनी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान से सुन, सबसे पहले क्या तू यहां पे करंट निकाल सकता है, टोटल चार्ज फ्लो डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ये Q है और ये T है। तो कितना चार्ज फ्लो हुआ 96000, और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, तो 3600 सेकंड होते हैं। बात समझ में आ गई क्या? तो 960 डिवाइडेड बाय 36, इसको सॉल्व करके आएगा 26.67 एम्पेयर। बात समझ में आ गई क्या? अगर मेरे पास ये करंट आ गया तो क्या मैं अब हीट भी निकाल सकता हूं? हीट कैसे निकालूंगा? सर तूने फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी याद कराया, मैंने कहा आई आर को आई स्क्वायर आर टी। सर मुझे यहां पे रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ, तो रेजिस्टेंस तो निकाल भी सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट आ गया। और एक और तरीका भी है, आई स्क्वायर आर टी अगर बोला तो एक आई को आर के साथ छोड़ दे और एक आई बाहर ले आ, तो क्या बन जाएगा ये पोटेंशियल डिफरेंस, और यहां पे क्या लिख दे टी ही रहने दे। बात समझ में आ गई क्या? तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा VIT, क्या बन जाएगा वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो VIT है ये। बात समझ में आ गई क्या? तो V कितना है 50 है, ठीक है। इस IR को मैं क्या कह दूंगा V, और करंट कितना है ये निकाला अभी हमने 26.67, और कितने टाइम तक फ्लो हो रहा है 3600। समझ में आ गया क्या? इसको सॉल्व करेगा आंसर मिल जाएगा, और ये भी किस में आएगा जूल में आएगा। एक और सवाल करवा रहा हूं तुझको, जल्दी से इसको कॉपी कर ले, पॉज करके मैं रब करने वाला हूं। 32 सेकंड हो गए, 32 मिनट हो गए होंगे, 35। क्या कह रहे हैं? वो मैंने देखा, उसका टैग बर्नर ने करके दिखाया था। हाँ, अलग अलग टाइम पे 3 वीडियो शूट करके उसको सुपर इम्पोज कर रखा था। क्या आप तो बातें करेंगे? अच्छा, बस ये खत्म होने वाली है। इतनी एनर्जी से वीडियो में आज से 10 साल बाद नहीं बना पाने का है।
हर वीडियो के बाद में ना मैं एक शेर बोला करूंगा, जाते जाते 2 लाइन सुन के जा। मैंने ना 11वीं क्लास में कर रखा है, तो बच्चे खुश से, आज मैंने बोली नहीं तो बच्चा कहना सर आज की लाइन। बस ये आखिरी सवाल है इसका, एनसीईआरटी का ही है ना ये। तो देख यार, यहां पर 2 रॉड हैं, आइडेंटिकल हैं, दोनों की रेजिस्टिविटी रो रो। एनसीईआरटी का सवाल है, किसका सवाल है? एनसीईआरटी का। ध्यान से देख, यहां पे लिखा है एनसीईआरटी। तो लेंथ है दोनों की सेम एल एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ए सेम है। सवाल यह है कि एक बार मैंने इन दोनों रॉड्स को उठा के सीरीज में जोड़ा और एक बार दोनों को पैरेलल में जोड़ा, दोनों में सेम टाइम के लिए सेम करंट फ्लो करी, सेम करंट फ्लोन फॉर सेम टाइम। एक बार सीरीज कॉम्बिनेशन में, एक बार पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब दोनों में जो हीट डेवलप होगी उसका रेशियो पूछा गया है। तो मेरी बात सुन बहुत ध्यान से कि अगर इसका रेजिस्टेंस R मान लें और इसका रेजिस्टेंस R मान लें, तो R क्या होगा? ρl बाय A, R क्या होगा? ρl बाय A। तो दोनों का रेजिस्टेंस भी इक्वल होगा। तो जब ये सीरीज में होंगी, मैं सबसे पहले सीरीज की बात कर रहा हूं, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? जब 2 रेजिस्टेंस सीरीज में लगे होते हैं R और R, तो कितना आ जाता है? 2R। कितना आ जाता है? 2R। तो यहां पर जो हीट फ्लो होगी वो HS। तो मैं ये HS को क्या लिख रहा हूं? हीट प्रोड्यूस इन सीरीज। तो I स्क्वायर इंटू 2R इंटू T, क्योंकि करंट I मान लिया और T टाइम तक फ्लो हुई। वहीं दूसरी साइड अगर मैं मानूं कि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए बात कर रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? जब 2 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस ऐसे लगे होते हैं तो इनका इक्विवेलेंट क्या आता है? R/2। मैंने वीडियो में बताया पहले भी। तो इनका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? R/2। तो यहां पर जो HP किसको कह दिया? हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहां पे क्या आ जाएगा? I स्क्वायर इंटू R/2 इंटू T। तो जब इन दोनों का तू रेशियो कैलकुलेट करेगा तो क्या आएगा? HS बाय HP। तो HS बाय HP कितनी आ जाएगी? I स्क्वायर इंटू 2R इंटू T और डिवाइड बाय I स्क्वायर इंटू R/2 इंटू T। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अभी I स्क्वायर से I स्क्वायर कैंसिल, T से T कैंसिल, R से R कैंसिल। क्या ये 4 डिवाइड बाय 1 बचा? तो कितना रेशियो आ गया? 4:1। जो शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हम, इन आंधियों से कह दो औकात में रहें। बहुत ध्यान से सुन, जो शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हम, इन आंधियों से कह दो औकात में रहें। तो बहुत ध्यान से सुनो, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का डिस्कशन अभी बाकी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, वो लास्ट वीडियो होगी। तब तक के लिए वो बॉय, सी यू सून, एंजॉय।